नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते रविवार को हेट स्पीच यानी नफरत भरे बयानों के आरोप में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अश्विनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, दीपक कुमार, विनीत वाजपेयी और प्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का निदेशक है, जिसने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। जंतर मंतर पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ था और यहां एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी, सांप्रदायिक नारे लगे थे और जब इसका वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कल मुकदमा दर्ज किया। आज आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। और जंतर मंतर पर हुए इस कार्यक्रम के बाद आरोप लग रहे हैं कि इसे एक तरह से बीजेपी की शय थी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि अमित शाह के गृहमंत्री बनने के बाद से दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब हुई है। उनसे बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। जंतर मंतर की घटना पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी की खबर आ रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब से अमित शाह जी देश के गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को कबाड़ा कर दिया उन्होंने। देश की राजधानी है दिल्ली। जब से वो गृह मंत्री बने, कभी वकीलों पे हमला होता है, कभी दिल्ली में इतने बड़े दंगे हो जाते हैं, गैंग वॉर होते हैं दिल्ली की सड़कों पे। निर्भया कांड 2 हुआ, आपने देखा कि एक छोटी सी बच्ची के साथ गैंग रेप करके उसको जिंदा जला दिया गया। मुझे लगता है कि आज कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी की अगुवाई में कर रही है। उनके ही लोग इस प्रकार के भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं। दिल्ली में जो रहने वाले शहरी हैं, आप सोचिए उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा इन घटनाओं का। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, 6 गिरफ्तारियां इस मामले में की गई है। क्या आप संतुष्ट हैं जिन मामले? देखिए, ये कार्रवाई की रस्म अदायगी होती है, सवाल तो विचारधारा का है ना। एक ऐसी पार्टी इस वक्त सत्ता में है जो नफरत की विचारधारा पे काम करती है। उसके लिए लोगों का तरक्की मायने नहीं रखता, लोगों का विकास मायने नहीं रखता, रोजगार मायने नहीं रखता, कोरोना मायने नहीं रखता। उनको खाली नफरत फैलाना है 24 घंटे, इसी काम में लगे हुए हैं। ये हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, NDTV। तो सवाल यही उठता है कि जिस जंतर मंतर पर किसानों को अपनी संसद आयोजित करने के लिए पुलिस के साथ लंबी बातचीत करनी पड़ती है और 200 लोगों से ज्यादा, 200 किसानों से ज्यादा वहां जमा नहीं होने दिए जाते, वहां पर किस तरह से रविवार को सरेआम ये कार्यक्रम होता है, जबकि पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। और इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस तरह के कार्यक्रम जानबूझकर होने दिए गए। भारत जोड़ो के नाम पर एक तरह से कार्यक्रम में भारत तोड़ो ज्यादा दिखाई दिया। तो हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए, इस मसले पर चर्चा करने के लिए 2 नेता हैं। बीजेपी के नेता हैं आलोक वत्स और कांग्रेस की नेता हैं रागिनी नायक। सबसे पहले आलोक जी, आपसे सवाल, ये जंतर मंतर पर जब किसानों को आंदोलन करने के लिए या अपनी संसद करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बात पुलिस से करनी पड़ती है, तो वहां किस तरह से ऐसे कार्यक्रमों की इजाजत मिल जाती है? क्या कहीं पीछे से शय मिली हुई है इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने दिए जाएं, जहां इस तरह के सांप्रदायिक नारे लगें, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत भरे बयान दिए जाएं? बहुगुणा जी, मैं आपको सुनता हूं। परमिशन देने का कोई सवाल ही नहीं था। डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट DDMA के तहत इनको इजाजत नहीं दी गई थी दिल्ली पुलिस द्वारा। बाद में इन्होंने कहा कि हमें छोटे से हॉल में 50 आदमी के साथ कर देंगे, तो इजाजत 50 आदमी की थी और इन्होंने उसका विरोध करके बहुत ज्यादा भीड़ जुटा। और अब उपाध्याय जी का, उनके स्पोक्समैन का कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई हो। हम तो 12 बजे तक के चले गए थे, समुदाय विशेष के विरुद्ध में नारे हैं। ये 5 बजे के लगभग लगे हैं। ये हम नहीं जानते कौन है, जो कुछ भी है। भारतीय जनता पार्टी। आवाज कट रही है आपके पास, मैं लौटता हूं दोबारा, आपकी आवाज तब तक ठीक होगी। मैं रागिनी नायक जो हैं उनके पास जाऊंगा। रागिनी, इस तरह के जो कार्यक्रम है उनको इजाजत कैसे मिल जाती है और क्या आपका इस पर कहना है, प्रतिक्रिया क्या है इस कार्यक्रम पर?
सुशील जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर दिल्ली के दिल, दिल्ली की राजधानी में सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक उन्माद को फैलाने की साजिश रची। और आप क्रोनोलॉजी देखिए, अभी तो परमिशन नहीं मिली थी, तब एक समुदाय विशेष के हत्याकांड करने के नारे लगा दिए गए। अगर परमिशन होती तो ये लोग क्या करते, ये सोचकर रूह कांप जाती। तो क्रोनोलॉजी देखिए, पहले परमिशन मांगी जाती है और परमिशन मांगने वाला व्यक्ति स्वयं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व प्रवक्ता है अश्विनी उपाध्याय। वो परमिशन नहीं मिलती, उसके बावजूद पुलिस की उपस्थिति में सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाकर उनके खिलाफ नफरत का जहर उगलते हैं। पुलिस तमाशबीन बनकर खड़ी रहती है वहां पर, और उसके बाद एफआईआर लॉन्च की जाती है जब दबाव बनता है मीडिया का, सोशल मीडिया का, लोगों का, दिल्ली की जनता का, और वो एफआईआर लॉन्च होती है अज्ञात लोगों के खिलाफ। और कभी दो दिन लग जाते हैं। अश्विनी उपाध्याय जो कि सारे वीडियो में दिख रहे थे, अश्विनी उपाध्याय जिन्होंने जाकर परमिशन मांगी थी, उनके खिलाफ और उनके संघी साथियों के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करने में। पर मुझे तो एक बड़ा सवाल पूछना है देश के गृह मंत्री अमित शाह से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, क्या दिल्ली की जनता की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी इन दोनों की है कि नहीं है? एक बार आकर इस बात का खुलासा कर दें। और दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ, आपको याद भी दिलाना चाहती हूँ कि जेएनयू के अंदर घुसकर जेएनयू के छात्र संघ की अध्यक्षा का सर फोड़ने वाली कोमल शर्मा और विद्यार्थी परिषद के गुंडों का क्या हुआ? क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कपिल मिश्रा जो ऐसा ही सांप्रदायिक जहर उगल रहे थे, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? प्रवेश वर्मा जो दिल्ली से सांसद हैं, इसी समुदाय के लोगों को गोली से उड़ा देने की बात कर रहे थे, क्या आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई कानूनी या मैं कहती हूँ राजनीतिक पार्टी की तरफ से भी कोई कार्रवाई हुई? एक साध्वी थी दिल्ली के चुनाव में खड़े होकर भाषण दे रही थी रामजादे, और उसके बाद एक गाली सूचक शब्द का प्रयोग कर रही थी, क्या उनके पास कोई कार्रवाई हुई? उनके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं होती है सुशील जी, क्योंकि मोदी जी और संघ परिवार का न सिर्फ संरक्षण है दंगाइयों को, बल्कि इनकी संलिप्तता है, इनकी खामोशी सहमति की तरफ इशारा करती है। पर एक सवाल मैं केजरीवाल जी से भी पूछना चाहती हूँ कि अपने विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए वो एलजी के दफ्तर के अंदर घुसकर, उनके घर के अंदर जाकर राजनिवास में भी धरना दे सकते हैं। वो 26 जनवरी से पहले राजपथ में बैठकर धरना दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए वो ना गृह मंत्री से अपील कर सकते हैं, ना मोदी जी से अपील कर सकते हैं, ना ही एक शब्द वो अपने मुंह से कह सकते हैं, ना ही एक ट्वीट कर सकते हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री कितने लाचार मुख्यमंत्री हैं, मैं समझती हूँ ये भी इस बात से प्रदर्शित होता है। और किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आज ट्विटर पे चल रहा है कि केजरीवाल भी संघी है। तो जी आलोक वत्स हमारे साथ वापस आ गए हैं। आलोक जी, जो रागिनी मुद्दे उठा रही हैं और जिस तरह से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने दिए जाते हैं जबकि रिटन परमिशन, लिखित इजाजत उसकी नहीं होती, तो क्या यह माना जाए कि कहीं इसको एक तरह से सरकार का, सत्ता प्रतिष्ठान का शय हासिल है, उसका समर्थन हासिल है, चुपचाप आंखें किसी ने मूंद ली हैं किस तरह के कार्यक्रम होने दिए जाएं और हालात को, माहौल को बिगड़ने दिया जाए, वो भी तब जब अब कुछ बड़े राज्यों में चुनाव बहुत करीब हैं? सुशील जी, आप मुझे ये बताइए कि किस जिला पर आप कह रहे हैं कि इस तरीके का परमिशन इनको दिया गया था 50 आदमियों का? वहां पुलिसकर्मी मौजूद थे। किसान जरा भी इधर से उधर होते हैं तो पुलिस को पता लग जाता है, लेकिन यहां इतनी बड़ी भीड़ और उसमें भी उन्मादी लोग और नारे लगाते, पुलिस जंतर मंतर पर हर वक्त मौजूद रहती है, कैसे कार्यक्रम होने दिया गया? फिर अगर हमको हमको क्या प्राप्त होता, हम इनको, सवाल यही है कि आपको क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त करने के लिए इस तरह की चीजों को बढ़ावा दिया जाता है, और अगर इस तरह की चीजें होती है तो समय पर उसको क्यों नहीं रोका जाता है? उस समय पर उनको तुरंत उसी दिन अरेस्ट किया गया जब इतने नारे लग गए सोशल मीडिया पर, जब ये मामला फैल गया तब जाकर मीडिया में हरकत पर आई। कुछ दिन पहले एक आदमी ने रिवॉल्वर निकाल के लहराया था और प्रोटेस्ट किया था, बाद में पता लगा वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता निकला, तुरंत उस पर कार्रवाई करके उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। और इस तरीके का अगर इनके ऊपर भी आरोप सिद्ध होता है, जो ये लगातार मना कर रहे हैं उपाध्याय जी और उनकी वो मैडम श्रीवास्तव, तो उनकी स्पोक्समैन है कि आप इसकी जांच कराइए, हम इसमें नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन अगर ये इन्वॉल्व होंगे तो मोदी जी की सरकार इनको कभी नहीं बख्शेगी, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
तो इस तरह के कार्यक्रमों के खिलाफ चीजों को हम क्यों नहीं सही बड़े पार्टी का स्तर पर समर्थन कोई नहीं बयान देते दिए हैं, जाते हैं? और क्यों नहीं सत्य इस तरह को की बर्दाश्त बातों करने को को तैयार हतोत्साहित करने के लिए सत्ता प्रतिष्ठान के बड़े लोग आगे आते हैं? माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत छोटी छोटी बातों पर ट्वीट कर देते हैं बड़े बड़े नेता जिनके हाथ में कानून व्यवस्था का दारोमदार है। वो चुपचाप क्यों रहते हैं इस तरह के मसलों पर? क्यों नहीं ऐसे लोगों को हतोत्साहित करते हैं और पार्टी में इस तरह के लोगों को बाहर का रास्ता पहले ही दिखाते हैं, जबकि पता होता है कि वो क्या सोचते हैं और क्या करते हैं? देखिए, ही इज नॉट कह दे, वो स्वयं कह रहे हैं उपाध्याय कि अगर आप इसकी जांच कराओ, अगर मैं दोषी हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो। तो आप जांच हो कीजिए। हाउ यू कैन प्रूव समबडी गिल्टी? He has to be treated innocent until proved guilty by the court or by the police. आप उसके बाद कार्रवाई ना हो उनके ऊपर, तब आप हम पर उंगली उठा सकते हैं। हम दोषी किसी को नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन हम वहां जो हुआ वो तथ्य है। उस दौरान जो बड़े लोग मौजूद थे, जिनके ज्यादा लोग नाम जानते हैं, जिनके फॉलोअर ज्यादा हैं, उसमें अश्विनी उपाध्याय थे, बीजेपी के नेता। बाकी लोग भले ही पीछे रहे हों या उनको ज्यादा लोग न जानते हों, तो सवाल उसी पर उठेगा कि वहां जो सबसे बड़ा चेहरा है वो वहां क्यों है? सुशील जी, ऑन रिकॉर्ड अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि मेरा कार्यक्रम 10 से 12 बजे तक का था, खत्म हो गया। और ये जो विशेष एक समुदाय के अगेंस्ट जो नारे लगे हैं और ये गलत चीजें जो हुई हैं, ये 5 बजे के लगभग हुई है। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं नहीं जानता हूं वो कौन लोग हैं। लेट द फैक्ट्स कम आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी और रागिनी नायक। इस मसले पर अभी हमारे पास इतना ही समय था, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों को अगर इजाजत मिलती है, मौन इजाजत, कागज पर भले ही ना हो, तो वो सांप्रदायिक उन्माद की वजह बन सकते हैं, माहौल खराब करने की वजह बन सकते हैं। और सबसे पहली जिम्मेदारी इसमें पुलिस की बनती है। दिल्ली में कानून व्यवस्था पुलिस किसके हाथ में है, ये सब जानते हैं। वक्त एक ब्रेक का। संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा जारी है। विपक्ष जासूसी कांड और कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस सत्र में लोकसभा में आज ऐसा पहली बार हुआ जब विपक्ष और सरकार एक साथ हैं। मुद्दा है राज्यों को ओबीसी सूची तय करने का अधिकार देने का। इस मुद्दे पर कल ओबीसी संविधान संशोधन बिल सरकार ने लोकसभा में पेश किया। आज इस बिल पर चर्चा हो रही है और आज ही इसे पास करा लिया जाएगा। लेकिन पेगासस जासूसी कांड और तीनों कृषि कानूनों के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच संसद के दोनों सदनों में टकराव जारी है। राज्यसभा में आज कई सांसद काले कपड़े पहनकर आए। उनका कहना है कि वो काले कृषि कानूनों के विरोध में ये कपड़े पहनकर आए और कुछ लोगों ने हाथों में काली पट्टी भी बांधी। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता हैं। आज काले कुर्ते में यहाँ पर आए हैं अपना विरोध जताने के लिए कृषि कानूनों को लेकर। आज हाउस में क्या हुआ? सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि बुक्स फेंके गए हैं चेयर। सरकार कुछ कहती रहे, ये सरकार किसान विरोधी सरकार है। 8 साढ़े 8 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग थी, हम काले कपड़े भी पहन के आए हैं कि कृषि कानून के काले कानूनों को आप रिपील करें, इनको वापस लें और जो जासूसी कांड है उस पर चर्चा करें, क्योंकि आप देश की सेना की जासूसी करा रहे हो, आप देश के जजेस की जासूसी करा रहे हो और चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। पूरे सत्र आज चर्चा लिस्टेड थी, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन कृषि मामलों पर, उस पर क्या आपत्ति है? देखिए, हमारी आपत्ति है कि किसान के काले बिल को वापस लेने पर चर्चा करें। आप किसान के काले बिल वापस लेने पर चर्चा करें और कोई चर्चा हमें चाहिए नहीं। बात बहुत हो चुकी, अब बिल वापस लेने हैं। बिल वापस लेना। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने आज चेयर की ओर, आसन की ओर रूल बुक फेंकी थी। उनका कहना है कि वो चाहते थे कि सदन नियम के मुताबिक चले। उनसे भी बात की हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने। और संसद भवन में पहली बार आज गेट नंबर 4 के एक ओर अकाली दल और दूसरी ओर कांग्रेस के नेता किसानों के मुद्दे पर प्रदर्शन करते नजर आए।
दोनों ने एक दूसरे पर साथ ही साथ आरोप भी लगाए। कांग्रेस कह रही है कि किसानों के मुद्दे पर सब एक हैं, वहीं अकाली दल का आरोप है कि पहले कांग्रेस के सांसद कहां थे। कांग्रेस कह रही है किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव तो वही देती है और सदन में अपनी बात रखती है। और अगले साल कई राज्यों में चुनाव हैं और उनमें उत्तर प्रदेश काफी अहम है। फिर 2024 के जो आम चुनाव हैं उसे लेकर भी राजनीति में सक्रियता बढ़ गई है। दिल्ली में कल कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने अपने घर पर एक डिनर बुलाया। इस डिनर में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, लेकिन कांग्रेस के कई नेता इसमें मौजूद थे और विपक्ष के कई नामी गिरामी लोग इसमें मौजूद थे। शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, डेरेक ओब्रायन, सीताराम येचुरी, संजय राउत, 15 विपक्षी दलों के करीब 45 नेता। सूत्र बता रहे हैं कि डिनर को संबोधित करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस का सिपाही होने के नाते वो चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बने। डिनर में शरद पवार, लालू यादव भी बोले और विपक्ष की एकजुटता की सबने बात की। अब देखना है कि विपक्ष एकजुट कैसे होता है, क्योंकि इन सभी पार्टियों के बीच आपस में भी काफी विरोधाभास हैं। और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की कांग्रेस के राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन से इस डिनर के बाद। कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के सांसद नासिर हुसैन। पहला सवाल ये है कि क्या सवाल खड़े हो रहे हैं? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं इस डिनर मीटिंग पर। देखिए, डिनर लंच चाय पानी के लिए तो लोग मिलते ही रहते हैं, इधर उधर तो हम मिल रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई उसमें बहुत ज़्यादा संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और लोग मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं और अलग अलग पार्टीज में भी दोस्त होते हैं और दोस्तों से मिलते हैं। उसमें कोई उस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड प्लान मीटिंग नहीं थी, डिनर मीट है, सब मिलते हैं। उसमें क्या इसमें G23 गुट के लोग भी थे, विपक्ष के भी बहुत सारे नेता शामिल हुए, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। देखिए, हमारे यहाँ कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी हैं और श्री राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में जो है पूरी तरह से पिछले 3-4 हफ्ते से सारा विपक्ष एक तरफ होके सरकार को घेरने का काम किया है। कोई 23, 22, 16, 15 ये सब कुछ है नहीं है, सब एक तरह। और सारे नेता भी बोल चुके हैं, सब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्तिजनक नहीं आपको लगता है कि कपिल सिब्बल का, क्योंकि कांग्रेस लीडरशिप नहीं मौजूद थी उस पर? नहीं, जरूरी नहीं हर किसी जो आप हर जगह अगर 4 लोग बैठे हैं उसमें कांग्रेस लीडरशिप जाके मौजूद रहे, या नहीं तो कोई चाय पानी पे मिल रहे हैं, कोई किसी घर पे खाने पे मिल रहे हैं, और कोई सेंट्रल हॉल में बैठते हैं। हर जगह थोड़ी है, कोई ऑर्गेनाइज कोई मीटिंग थोड़ी है भाई, लोग बैठे हैं आपस में खा पी रहे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? ना सर, एक आखिरी सवाल, राज्यसभा में आज कृषि मसले पे एक चर्चा, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन लिस्टेड था, लेकिन वो चर्चा हो नहीं पा रही है। देखिए, हम लोगों की मांग क्या है? किसान के 3 काले कानून जो बनाए गए, जिसको लेके किसान पिछले 8 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। 8 महीने से पूरे हिंदुस्तान में, खासकर दिल्ली के बाहर किसान बैठे हुए हैं। उन मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा की मांग की है और लगातार कोई ऐसा दिन नहीं जब हम लोगों ने नोटिस नहीं दिया। नोटिस दिए आज अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सरकार ये कहती है कि एग्रीकल्चर इज प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन। भाई, एग्रीकल्चर बहुत एक बड़ा मुद्दा है, बहुत वाइड टॉपिक है, उसके ऊपर डिस्कशन अगर करना है तो एक सेलेक्ट कमेटी बना के अलग करें। हम चाहते हैं डिस्कशन, काले कानून, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस पर हम जो है चाहते हैं चर्चा, वो वापस जेपीसी जाए, पूरे अमेंडमेंट संशोधन जो भी वो नए तरीके से लाए, स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व करें, उसके बाद फिर बहस हो। चर्चा नियम 267 के तहत चर्चा उस पर हो, किसान कानून और किसानों का आंदोलन। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग की है और वहां जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने पर जोर दिया है। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं और आज श्रीनगर में उन्होंने पार्टी ऑफिस का उद्घाटन किया। श्रीनगर में ही उन्होंने कहा कि संसद में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा और जब भी उन्होंने पेगासस जासूसी कांड का मुद्दा उठाने की कोशिश की तो उनकी आवाज दबा दी गई। राहुल ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्यार और सम्मान चाहती है, जबकि मोदी सरकार नफरत फैला रही है, लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से है और कश्मीरियत मेरी रग रग में है।
और हमने जो गुलाम नबी आजाद जी ने पहले कहा है, हमने अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर की। यहां पे फुल स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और जो लोकतांत्रिक प्रोसेस है जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं और हम लड़ेंगे नरेंद्र मोदी को और जो उनकी विचारधारा है, हिंदुस्तान को बांटने की विचारधारा, हिंदुस्तान को तोड़ने की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे और उनको हम हराएंगे, क्योंकि ये हमारे देश का कल्चर है। ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का कल्चर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर है। टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने भी शानदार प्रदर्शन किया। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता तो महिला हॉकी टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए चौथा स्थान हासिल किया। कांस्य से वो चूक गई। इन दोनों ही टीमों के जो गोलकीपर हैं श्रीजेश और सविता, उनका प्रदर्शन काफी जोरदार रहा। उन दोनों से बात की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। इस वक्त भारतीय हॉकी टीम के 2 वॉल हमारे साथ हैं, द लेडी वॉल और श्रीजेश को वॉल के रूप से पहले जानते हैं। श्रीजेश, ये टूर्नामेंट आप लोग जिस तरीके से जा रहे हैं, हिस्टोरिकल, सब कुछ लोगों को पता है, लेकिन आप इस टूर्नामेंट के बाद आपको लगता है कि हॉकी का रास्ता विमेंस हॉकी के लिए भी, जो गोल्डन हम लोग कहते थे डेज वापस आ गए, वो शुरू हो गया? देख, ये तो एक शुरुआत है। एक्चुअली गोल्डन डेज वापस आने के लिए टाइम लगता है एंड हम लोग को जो मेडल लेके आने के लिए आपको खुद ही पता है कि हम लोग लास्ट 12 या 13 साल से इसी के ऊपर एक प्रोसीजर के ऊपर काम कर रहा था। जब पहले फॉरेन कोच आया था होजे ब्रासा, तब से लेके अभी तक इट्स ऑलमोस्ट अभी 11-12 साल हो गया। तो एक प्रोसीजर आप कंटिन्यू रखेगा और आपको ग्रास रूट लेवल पे आप काम करते रहेगा तो डेफिनेटली ये एक रेवोल्यूशन हो सकता है। रेवोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल। सविता, आपसे जाने से पहले भी आप लोग दोनों से मेरी बातचीत हुई थी और आपके कोच से बात हो रही है मेरी रोज, हरेंद्र सिंह से, और आप लोग दोनों बहुत क्लोजली अटैच हैं। वो उनका कहना है कि आप जो हॉलैंड गई, जाके वहां जो सीखा है, वो आपका टर्निंग पॉइंट रहा, जिसकी वजह से आप एक न्यू वॉल के रूप में भी आप श्रीजेश को अपना आइडल मानते रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि श्रीजेश को भी अब कुछ चीज आपसे गोलकीपिंग में तो यही होता है कि आपके पास जितना एक्सपीरियंस होता है या जितनी ट्रेनिंग होती है या आपको माइंड से आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को कैसे नेक्स्ट मैचेस के बारे में या नेक्स्ट टूर्नामेंट के बारे में आप सोचते हो, तो वो हमेशा मैं इनके साथ डिस्कशन करती थी कि जितनी ट्रेनिंग करनी है कर ली है, बट लास्ट ओलंपिक्स ऑफकोर्स पता था इंडियन वुमेन हॉकी की क्या परफॉर्मेंस थी या इंडिविजुअल मेरी क्या परफॉर्मेंस थी। तो वो मैं उनसे सिर्फ ये सीखती थी कि मुझे कैसे ज़्यादा काम रहना है या अपने कैसे डिसीजन लेना है। तो ट्रेनिंग हमेशा हमें कॉन्फिडेंस दिलाता है। और हॉलैंड में आपको जब हम कहीं जाते हैं और वहाँ पे हमें छोटी बेसिक चीज़ें बताई जाती है तो हमेशा वो चीज़ें माइंड के अंदर रहती है। बट कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि जब से यानिकी स्कोपमैन आई है वो हमारे साथ काफ़ी काम करे, पूरी टीम के साथ है, पर गोलकीपिंग में उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है क्योंकि खुद वो एक इतनी अच्छी प्लेयर है और उसके बाद वो सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी उन्होंने जीता। यानिका का तो बहुत इम्पैक्ट आप लोग सब लोग कह रहे हैं। एक जो मैच था जिसमें 12-14 पेनल्टी आई थी आयरलैंड के खिलाफ, उसमें वाकई मुझे लगा कि श्रीजेश भी आपके पीछे खड़ा है। कुछ साथ में थे और वो ब्लेसिंग थी या वो प्यार था, इसीलिए क्योंकि हमें ऑलरेडी पता था कि ओके आयरलैंड का मैच हमारे लिए विनिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं जहां बहुत इंपॉर्टेंट होता है उतना ही प्रेशर भी होता है। बट यानिकी के साथ हमने यही चीज़ सीखी थी कि ओके प्रेशर मोमेंट में भी आप कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रह के परफॉर्म कर सकते हो, तो वो चीज़ों में हमें काफ़ी हेल्प हुआ। अच्छा, वो वाला मैच श्रीजेश जो इनका ब्रॉन्ज मेडल मैच था, वो आप मुझे बता रहे थे कि अगर आप देखने जाते तो आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता। एग्जैक्टली वैसा भाई, आप भरोसा नहीं रखेगा, जो क्वार्टर फाइनल्स जो हिसाब से मैंने देखा ना, तब से मैंने ये लोगों का मैच देखने बंद कर दिया क्योंकि खुद के मैच से भी ज्यादा टेंशन यही लोगों के मैच में था। तो हम लोग के वीडियो मीटिंग के टाइम था, उस टाइम भी लोग सेमीफाइनल्स क्वार्टर फाइनल्स खेल रहा था, तो हम लोग मैच देख रहे स्क्रीन में, जो हमारा प्रोजेक्टर है हम लोग उसी में वीडियो देख रहा था। हमारा वीडियो चेंज किया, वुमेन्स टीम का मैच डाला, देख रहा हूँ, मुझे खुद ही ऐसा लग रहा है कि मैं वो जगह पे रह रहा हूँ, जैसे इतना प्रेशर होता है ना, क्योंकि 1-0 इज ए कॉम्प्लिकेटेड स्कोर स्पेशली फॉर गोलकीपर्स। क्योंकि क्या होता है कि आपका दिमाग में हमेशा रहेगा अरे मेरे वजह से भी गोल ना खाए, क्योंकि 1-0
इट्स आई मीन इतना प्रेशर देता है ना, 0-0 फिर भी ठीक है, बट 1-0 नहीं तो 2-1 इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन। हाँ, अच्छा, आपने टिप्स दिया था इनको ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले? नहीं, बातचीत तो हुई होगी। नहीं, मैं तो टिप्स लेता हूँ, जैसे आपने बोला मैं टिप्स लेता हूँ, बट देख एक हम लोग का बातों में हम लोग बात करते थे रोज, इवन ओलंपिक्स विलेज में भी, बट हमारा नॉर्मल चीज ही होता है, जैसे क्या हो गया, क्या होने वाला है, तो हम लोग ज्यादा इतना डीपली ये नहीं बोलते कि अरे यार ये करो तेरा ये खराब है ना, क्योंकि हर एक गोलकीपर को स्पेशल स्किल होता है। कई लोगों को जैसे देख लो, कई किसी ने हाथ ऊपर रखता है, किसी ने हाथ नीचे रखता है, तो वो एक बंदे का पर्सनल इंटरेस्ट है। बट जब एक कॉमन चीज होता है, कैसे सोचना है, कैसे कूल रहना है, या क्या उस सिचुएशन में क्या सोच रहा था, ये सब चीजों में हम लोग एक्सपीरियंस हमेशा शेयर करते हैं। अच्छा सविता, ये पूछना चाहेंगे, जैसे बहुत सारे प्लेयर ने बहुत अच्छा किया, मैं किसी प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक दो प्लेयर है, जैसे मेंस में अमित रोहिदास, जो हम लोगों को बाहर से देख के लगा अमित रोहिदास जैसे अगर नहीं होते तो गोल कितने हम खाते, उस तरह विमेंस टीम में आपको कौन सा लगता है? डिफेंडिंग में कहीं पे भी जैसे हर किसी का ही रोल होता है, पर हाँ अगर पीछे डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो मोनिका मलिक जैसे है कि पोस्टमैन है, तो जितने रोल मेरा है उतना ही उसका, उतना ही फर्स्ट रेसर का। इवन सलीमा टेटे ने बहुत अच्छे फर्स्ट रेसिंग में बॉले उठाए। राइट, क्योंकि मुझे ये चीज का बहुत होता था कि ओके सविता ने 8 पेनल्टी कॉर्नर सेव किया, सविता ने 8, तो वो 8 अकेली में वहाँ गोल पोस्ट में नहीं थी। हमारा पूरा ये जो मीडिया अभी है जितनी आती है यहाँ पे, कहीं पे कोई अब जो चैनल्स हैं उनके पास स्पोर्ट्स डेस्क नहीं है, जो अखबार हैं वो बहुत ही पतले हो गए, तो वो केवल जो स्कोरर है या जो ये उसको काउंट करते हैं, इसलिए मैंने ये नाम पूछा था। मेंस टीम में आप अमित रोहिदास के अलावा और 1-2-3 जो कि जिनको जरूर सराहा जाना चाहिए, शायद उनका इंटरव्यू भी ना हो। देख हमारा क्या बताऊं, डिफेंस तो बहुत अच्छा है। अमित, मैं तो कभी लेफ्ट में सोचता ही नहीं था, क्योंकि मैं तो छोड़ देता हूँ, अमित तो है पहले भाग रहा है, कितनी बड़ी बात। हाँ नहीं सीरियसली, वो कॉन्फिडेंस दिलाए वो प्लेयर ने सीरियसली। और सुरेंद्र है जैसे गोल पोस्ट में खड़ा रहता है, तो जब आपके पास ऐसे डिफेंडर्स है तो आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। जैसे मैं बीरू को हमेशा मानता हूँ, जब बीरू मेरे सामने खड़ा रहता है डिफेंस करने के टाइम, वीरेंद्र लाकरा, तो मुझे ज्यादा उसको कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ता है, उसको पता है कि क्या करना है और वो जानता है कि मैं क्या बोलने वाला है। तो मेरे हिसाब से एक हम लोग हमेशा जब डिफेंस का प्रैक्टिस करने के टाइम हमारा गोलकीपर्स का और डिफेंस के बीच में एक बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है। बट जैसे आपने पहले बताया, वो सच्ची चीज है, क्योंकि जब टीम जीते एक गोल स्कोरर हीरो बन जाता है, नहीं तो एक ड्रैग फ्लिकर हीरो बन जाता है, नहीं तो जैसे टीम की बात। हाँ एग्जैक्टली। और जो कई जगह पे होता है कि एक जैसे हम लोग हो गए, अभी एक पेनल्टी कॉर्नर सेव किया, हमको भी इनाम मिल गया, बट उसके बीच में जो इंग्रेडिएंट्स होता है ना, जैसे सपोर्टिंग स्टाफ जैसे बोलते हैं ना हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वो लोगों का। जैसे हमारे डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, अमित फर्स्ट रशर भागते हैं, बीरू डिफेंस करते हैं, सुरेंद्र एक वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है, और पेनल्टी कॉर्नर जितना लोग बनाया, जो हम सेटअप एग्जैक्टली, पुशर इंपॉर्टेंट है, ड्रैग फ्लिकर से भी इंपॉर्टेंट वाला लोग है पुशर और स्टॉपर, क्योंकि परफेक्ट जगह पे पुश करना, परफेक्ट जगह पे स्टॉप करना, ये एक चीज है कि बच्चे खा लो, जैसे हम लोग स्पून में एग्जैक्टली, आपको सिर्फ मुंह खोलना और खाना है, तो बट स्टिल हम लोग का सेलिब्रेशन और इम्पोर्टेंस सिर्फ जाता है वो स्कोरर, या जैसे हम लोग जैसे जब, बट हम भी बोलते हैं कि गोलकीपर थैंकलेस जॉब करता है, जैसे वो 6 सेकंड में वो पेनल्टी कॉर्नर में सेव नहीं किया होता तो मेरा नाम कहीं नहीं आने वाला, विलेन हो जाते आप। तो वही है बात, तो हम लोग लॉटरी वाला चीज है गोलकीपर्स। जरूर एशियन गेम्स है और कॉमनवेल्थ गेम्स है, पेरिस में आप लोग अब अलग फोर्स बनकर जाएंगे। अब ये नहीं है कि आपको क्वार्टर फाइनल के बाद कौन सी टीम मिलेगी, अब दूसरी टीम में मार्क करेंगे। पेरिस बहुत बड़ा टारगेट होगा आप लोग दोनों के लिए भी, आप खेलेंगे? से डेफिनेटली हमारे लिए फर्स्ट टारगेट है क्वालिफाई होना, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग एशियन गेम्स हारे थे सेमीफाइनल्स में, तो डेफिनेटली वहां से लेके एक प्रेशर आ गया था कि क्वालिफाई कैसे करना है और कि कौन सा टीम मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से अभी ये मेडल के बाद हम लोगों को सोचना चाहिए कि अब आज से हम लोग कैसे रेस करना है, क्योंकि अभी हम लोग एक लेवल पे पहुंच गया, हम लोग को यहाँ से नीचे नहीं जाना है, यहाँ से हम लोग को ऊपर जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो एशियन गेम्स क्वालिफाई करना है, उसके बाद हम लोग वर्ल्ड कप कंडक्ट कर रहे हैं इंडिया में भुवनेश्वर में, तो डेफिनेटली वर्ल्ड कप में हम लोग को एक मेडल मिलना है, क्योंकि वही मेरा भी ड्रीम है, क्योंकि आप ओलंपिक्स मेडल जीत सकते हो तो आपके पास सिर्फ एक वर्ल्ड कप का ही मेडल रह गया, जस्ट ग्रैब इट। और बिल्कुल सविता, अभी क्या सेलिब्रेट करेंगे, ये सवाल सब लोगों ने आपसे पूछा होगा, लेकिन क्या अलग, क्योंकि हॉकी से क्या सेलिब्रेट करेंगे, ग्राउंड पे जाएंगे आप सिरसा में, या क्या करेंगे, और हिसार सॉरी, और पेरिस
माइंड में है? ऑफ कोर्स सबसे पहले तो यही है कि ओके, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से हमारा कैंप लग रहा था, तो फर्स्ट मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ, पापा मम्मी से, और स्पेशली माई नीज से। वो हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती है। तो और उसके बाद ऑफ कोर्स खरीद के ले जा रही है? हाँ जी, कुछ ले जा रही है? पूरा एक्स्ट्रा बैग है उसके लिए ऐसे जैसे उसने खुद ने ही सिलेक्ट किया, वीडियो कॉल करके मैंने कुछ चीज़ें दिखाई, और ऑफ कोर्स लेके जाना बनता है उसके लिए। और यही बात है कि जैसे श्री जैसे भैया ने भी बोला, फर्स्ट हमारा जैसे ओलंपिक्स क्वालिफाई के ऊपर रहेगा, क्योंकि एशियन गेम्स में अगर आज मेंस एंड वुमेन्स टीम एशिया में ओलंपिक्स में टॉप 4 में है, मेडल है मेंस का और वुमेन्स टॉप 4 में है, तो हमें एशियन गेम्स में अपने आप को यही टारगेट रहेगा कि हम वहीं से ओलंपिक्स क्वालिफाई बनाएं, और उसके बाद फ्री माइंड होकर हम ओलंपिक्स की उस पर परफॉर्मेंस पे फोकस कर सकें। लेकिन आप लोग दोनों ने जिस तरीके से खेला, और पूरी टीम ने, आप लोगों ने, सबसे अच्छी बात है जो कैमराडरी बनी। उम्मीद करते हैं कि ये नेटवर्क बाद में भी उतना ही टाइट बना रहेगा। कोच हालांकि वुमेन्स टीम के चले गए, यानिका बहुत अच्छी कोच साबित होनी चाहिए, बीजिंग में भी जीता है और एथेंस में भी जीता है। उनके लिए बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि वो खुद एक खेले हुए हैं, इतने अच्छे लेवल पे खेले हुए हैं, तो वो पर्सनली प्लेयर को बहुत अच्छे से रीड करते हैं। आपको शूट सर, मैं हमेशा शूट सर के लिए एक चीज़ बोलती है हमारी टीम की, उनको हमारे से इससे भी ज़्यादा बेटर होप थी, क्योंकि वो हमारे अंदर वो पोटेंशियल देखते थे और हमें इंडिविजुअल बहुत पुश करते थे। और हम हैप्पी हैं कि उनको एटलीस्ट वो घर जा रहे हैं तो एक हैप्पीनेस के साथ जा रहे हैं। और यानी कि यही है कि हमें जो उनका ओन एक्सपीरियंस है वो हमें हर दिन सिखाना चाहती है, और गर्ल्स रेडी रहती है सीखने के लिए। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और हमारे लिए टाइम निकालने का बेहद शुक्रिया, और हम फिर आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। टोक्यो ओलंपिक से लौटी भारतीय टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेडल तो नहीं जीत सके, लेकिन उनकी कोशिश काबिले तारीफ रही। उन्होंने समर्थकों के, अपने चाहने वालों के दिल जीते। स्टीपल चेज के खिलाड़ी अविनाश सावले भी ऐसे खिलाड़ियों में शामिल हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी विमल मोहन ने। टोक्यो ओलंपिक्स में कई हीरोज बने हैं, कईयों की कहानियां लोगों की जुबान पर हैं, लेकिन कुछ अनसंग हीरोज हैं जैसे अविनाश सावले। अविनाश, आपने, लोगों को बहुत कम पता है कि आपको 2 बार कोविड हुआ, इसके बावजूद अपने 2 सेकंड से आपने 3000 मीटर स्टीपल चेज में रिकॉर्ड ब्रेक किया, अपना रिकॉर्ड, और 37 साल पुराना आपने 2 साल पहले गोपाल सैनी का रिकॉर्ड तोड़ा था। हाँ सर, उसे काफ़ी जो तैयारी थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि 2 साल से तैयारी कर रहे थे हम। और पहली बार मतलब एक बार कोविड हुआ था, लेकिन उसमें क्या इतना ये नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा बॉडी टूटी थी, लेकिन जो लास्ट टाइम पे 1 महीने पहले जो हुआ कंपटीशन से, तो उससे काफ़ी बॉडी ये हुई, मतलब कि मैं वर्कआउट भी नहीं कर पा रहा था 10-12 दिन। तो फिर लास्ट में बस 20-25 दिन बचे थे, उसमें ही मैंने अपनी हर कोशिश की, लेकिन बस अपना पर्सनल बेस्ट कर पाया। मतलब जो सोचा था कि 2 साल से कि हाँ मुझे कुछ अलग करना है, वो रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से होता तो आप फाइनल क्वालिफाई करते। आप मतलब आपके हीट इतने स्ट्रांग थे, दूसरा हीट बहुत खराब था। हाँ नहीं, टाइमिंग के हिसाब से तो कर लेता, लेकिन जो रूल्स है मतलब उनका, उस हिसाब से मैं नहीं कर पाया। शायद उस हीट्स में होता तो मैं उसमें भी क्वालिफाई कर लेता। बीड से आपके जो कोच हैं अमरीश, उन्होंने काफ़ी आपके बारे में तारीफ़ की है। अब आप कैसे देखते हैं अपना सफ़र आगे का? ये जो मलाल है टोक्यो का, ये कहाँ निकालेंगे? अभी जो चीज़ हुई है, मैं जो सोच के गया था कि नहीं हुआ, लेकिन अभी अगले साल बहुत सारे कंपटीशन आने वाले हैं, जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप है और कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है। तो सबसे पहले तो ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रहा है, और वही टारगेट रहेगा मेरा सबसे पहले, क्योंकि मेरे जो कंप्यूटर इसमें थे, ओलंपिक्स में थे, वही वर्ल्ड चैम्पियनशिप में होंगे। तो मेरा सबसे पहला टारगेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप ही रहेगा। अगर वहाँ कुछ अच्छा होता तो पेरिस पे ज़रूर आपकी नज़र रहेगी, क्योंकि इंडिया में लोग ओलंपिक्स को पहचानते हैं। हाँ नहीं, वो तो है, लेकिन मैं पहले वर्ल्ड चैम्पियनशिप को लेके चलूँगा, और मेरा मेन टारगेट तो ओलंपिक्स ही था, और वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 3 साल है सिर्फ। और मुझे विश्वास है कि मैं उसमें ज़रूर अपना अच्छा प्रदर्शन करूँगा। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। आप ऐसे ही करते रहें, आप हमारे लिए अनसंग हीरो हैं। आपने इतनी मुश्किलों में इतना वो कामयाब सफ़र तय किया है। बस मेडल और नहीं मेडल के बीच थोड़ा सा जो फासला होता है, उम्मीद करते हैं जल्दी वो आप कवर करेंगे। हाँ जी, पक्का अच्छा करेंगे। और
मुझे अभी तक भी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया है और अगले ओलंपिक्स के लिए भी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा और मैं पक्का जितना भी मुझे सपोर्ट किया है मैं बिल्कुल अच्छा प्रदर्शन करूँगा ओलंपिक्स में। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस मामले पर सुनवाई हुई और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की और कहा कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले में जो भी कहना है वो हलफनामे के जरिए कोर्ट में कहें, कोर्ट में बहस करें। हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन मीडिया में इससे जुड़े बयान न दें। सोशल मीडिया या समानांतर मीडिया में बहस न हो। हम सभी को मौका देंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। मुद्दों पर फैसला करने की एक प्रक्रिया होती है, उसी प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और सिस्टम में भरोसा रखना चाहिए। 16 अगस्त को अब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई इस मसले पर होनी है। भारत सरकार ने आईएसआईएस को आतंकी संगठन करार दिया हुआ है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यह ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने आईएसआईएल, जिसे आईएसआईएस या दाइश के नाम से भी जाना जाता है, उसे अवैध गतिविधि निरोधक कानून 1967 के तहत आतंकी संगठन करार दिया हुआ है पहले से। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में पाबंदी के बारे में बताया। ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 1989 से 5 अगस्त 2019 तक आतंकी हमलों में 5,886 सुरक्षा कर्मियों की जान गई।